जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है, आपको क्या करना है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को ओपन करना है इस तरह से सर्च करके, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चौथा नंबर जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको रात 8 बजे की सब क्लास मिल जाएगा जो आपका छूटा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और चलिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 43 चलेगा। और आज के इस क्लास में जो हम आपको बैच में डेली क्लास का नोट्स देते हैं, उसका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? नदी, वन, रेगिस्तान या फिर डी बगीचा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो नदी की बात करें, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो ये आपका प्राकृतिक पारितंत्र हो जाएगा। वन भी प्रकृति के द्वारा निर्मित है, रेगिस्तान भी प्रकृति के द्वारा निर्मित है। जबकि बगीचा की बात करें, ये मानव निर्मित होता है। बगीचा को हम लोग खुद बनाते हैं, तो ये आपका कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत में आएगा। तो ये आपका प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास का टाइमिंग है साइंस के लिए आपको डेली शाम 7:30 बजे, और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण, इसके लिए रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वही नोट्स है जो कि हम रोज़ आपको क्लास में बोलते हैं कि क्लास का हम नोट्स देते हैं। तो टोटल 17 नोट्स हम डाल चुके हैं, और ये नोट्स नंबर आपका 1 है। तो आइए इसी का शॉर्ट में हम लोग रिविजन करते हैं। तो नोट्स में देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1972 में। भारत में पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? तो रानीगंज में हुआ था। रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है, अब चारों में से सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया होता है पीट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक पूछे कौन सा कोयला होता है, तो ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। यानी कोयला से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सबको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक। और साथ ही ये जो PDF है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। टोटल 17 सीट है, और भी आपको बहुत सारे सीट देंगे बैच में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो 1972 में आया था। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। भारत का संविधान कैसा है? तो अर्धसंघीय है या फिर संघीयवत है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी का दांडी मार्च किस आश्रम से प्रारंभ हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। आगे देखिए, दांडी मार्च किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में आया था। गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी दांडी मार्च के दौरान कितने मील की यात्रा पैदल किया था? 240 मील। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ था? 1924 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड की घटना के कारण। ठीक है,
लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? तो सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना लोक लेखा समिति का ये कार्य होता है। अच्छा, लोक लेखा समिति की स्थापना कब होती है? 1921 में। संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो यही लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है। अब लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। इसमें से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखा है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का जो नेता होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। चलिए अब आगे हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, फिर कल हम लोग 9 से यहाँ से कवर करेंगे। और डेली आपका नोट्स दे रहे हैं, टोटल 17 नोट्स हो चुका है। और ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है 9631887058। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बिहार पुलिस के कोर्स के बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो साथियों, राजनीतिक दल की बात करें, ये लोकतंत्र में आवश्यक होता है। किसमें? लोकतंत्र में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथियों पीछे जो हमने बैच बताया, आप लोग देर मत कीजिए, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। तो चुंबकत्व पर आधारित जो चिकित्सीय तकनीक है ये आपका है MRI। ठीक है, MRI का फुल फॉर्म पूछे क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक क्या होता है इसका? मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग होता है MRI का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इससे पहले हमने भिन्न भिन्न जातियों के बारे में आपको पढ़ाया था और नोट्स में भी हमने डाल रखा है। जैसे कि गारो जनजाति पूछे, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया ये जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मेघालय में। तो यहाँ पर जयंतिया है और चेरापूंजी है, तो दोनों हो जाएगा आपका मेघालय। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पहले आंसर था चेरापूंजी, लेकिन अभी जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और साथ ही ये जो आपका गारो खासी है ये एक पहाड़ी भी है और एक ये जनजाति का नाम भी है, जो कहाँ निवास करती है? तो मेघालय में निवास करती है। अगर आपसे पूछे सेम्पन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति पूछे तो ये भी आपका अंडमान निकोबार में। ये सब हमने पीछे बता रखा है और नोट्स में भी डाल दिया है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? तो देखिए आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पहली परमाणु आपदा घटित हुई थी ये 6 अगस्त 1945 को, यानी कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है हिरोशिमा, यहाँ पर परमाणु बम को गिराया था। ठीक है, फिर 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को, ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान का एक और शहर है नागासाकी, यहाँ पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया था। तो इसी को देखते हुए जापान ने क्या किया था, फिर 14 अगस्त 12 बजे रात्रि को 14 अगस्त 1945 को रात में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 6 अगस्त को पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, फिर 9 अगस्त को दूसरी बार। ठीक है, और 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है 14 अगस्त 1945।
अगला क्वेश्चन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चलिए बताइए, नीलगिरी श्रेणी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है नीलगिरी श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हमने ज्योग्राफी में आपको बताया था। और दोदा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो आपका है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। तो नीलगिरी की पहाड़ी पर किसकी खेती होती है? याद रखिएगा कॉफ़ी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कॉफ़ी। नीलगिरी का जो पर्वतीय ढलान है वहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उस जहाज का नाम था B-29 बॉम्बर या B-29 बॉक्सर। तो यहाँ पर देखिए बॉक्सर दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हमने आपको पहले भी क्लास में बता रखा है, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आपको ये पता होगा। तो भारत का जो सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो याद कीजिए हमने बताया था ये नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, कब कौन सा है? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। कब? 1986 में स्थापित किया गया था। नंदा देवी की बात करें, ये उत्तराखंड में है और इसको 1988 में स्थापित किया गया था। तो पहला वाला पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। अच्छा, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? आंसर है अशोक के शासनकाल में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन की बात करें तो इसके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की है। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? आंसर है पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है। उदयन किसका बेटा था? तो अजातशत्रु का। अजातशत्रु का। और अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार। बिंबिसार जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था, बिंबिसार। ठीक है, इसके पुत्र थे अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है? तो ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक बताना है जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, यह है अपना बिहार। और कौन है? नीतीश कुमार जी। ठीक है, जो कि वर्तमान में है। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो इंजीनियरिंग स्नातक भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार। अच्छा, बिहार में एक जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात।
ककुलत जलप्रपात, ये क्वेश्चन इस बार आया था कि ककुलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नवादा में, नवादा में है ककुलत जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। कांवर झील पूछा गया था कहाँ पर है, ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में है कांवर झील। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। देखिए विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार इसके साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो इसका निर्माण हुआ था कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, कनिष्क, ठीक है, जिसके दरबार में रहते थे चरक, जिन्होंने रचना की है चरक संहिता की। तो अगर आपसे पूछे चरक संहिता की रचना किसने की है, तो चरक ने किया है। किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। चलिए आज हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन नहीं है, कल से आपका हिंदी व्याकरण भी होगा। बताइए उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जिनका जन्म बिहार के, कहाँ पर? बिहार के सिवान जिला के जीरादेही गांव में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे वारन हेस्टिंग दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब दिया है लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये बिल्कुल गलत है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था, तो 1878 में इसको लाया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। और 1882 में इस एक्ट को रद्द कर दिया गया था रिपन के द्वारा। तो ये तो 1878 1882 में आया था, लेकिन यहाँ कर्जन की बात की जा रही है। कर्जन तो 1905 में था, बंगाल विभाजन के समय में। तो सी वाला ही सुमेलित नहीं है। बाकी इल्बर्ट बिल रिपन के समय में बिल्कुल सही है। रिपन के समय में 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना भी होती है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कल हमने सिख धर्म के बारे में आपको बताया था। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु है। पहला गुरु का नाम है गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव, ये हमने आपको बताया था। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या औरंगजेब ने की थी। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 1666 में हुआ था पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र में। तो जन्म पूछा गया, आंसर है पटना में। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? और क्लास के बाद हम आपको डेली ये जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आंसर के साथ देते हैं, तो उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे मुलायम धातु तो कोई और है, लेकिन ऑप्शन में सोना हो जाएगा सबसे मुलायम धातु। इसका सिंबल Au होता है, परमाणु क्रमांक 79 होता है। इसका लैटिन नाम है ऑरम। क्या है? ऑरम। और ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है सोना को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है?
तो धातुओं की प्रतिक्रियाशील श्रेणी हमने आपको बताया था। प्रतिक्रियाशील में सबसे पहले सोडियम होता है, इससे नीचे आपका कौन होता है, पहले आपका पोटेशियम होता है सक्रियता श्रेणी में ऊपर, इससे नीचे सोडियम, सोडियम से नीचे कैल्शियम, कैल्शियम से नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से नीचे एल्युमिनियम, इससे नीचे जिंक, जिंक से नीचे लोहा, लोहा से नीचे लेड। इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी है और ये घटता हुआ क्रम है। तो सबसे अधिक क्या होगा, पोटेशियम। क्या ऑप्शन में पोटेशियम है, नहीं है। तो पोटेशियम के बाद सोडियम, क्या ऑप्शन में सोडियम है, नहीं है। उसके बाद है कैल्शियम, क्या ऑप्शन में कैल्शियम है, बिल्कुल कैल्शियम है। अगर ऑप्शन में कैल्शियम ना रहता तब आंसर होता मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी नहीं होगा तो एल्युमिनियम। ठीक है, इस तरह से ये धातुओं की प्रतिक्रियाशील श्रेणी का घटता हुआ क्रम है। तो सबसे ऊपर आता है कैल्शियम, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये पोटेशियम है, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है अवरक्त किरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो क्या क्या है। देखिए, जंग लगना भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन, तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन। और जंग लगने से जो वस्तु का भार जो है वो बढ़ता है। और जंग लगने के लिए जो आवश्यक है, सबसे पहले लोहा होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन में आर्द्रता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि इस बार एग्जाम में आया था, तो Fe2O3 इंटू XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। तो रतौंधी इसका लक्षण नहीं है, क्योंकि रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और ये आंख से संबंधित बीमारी है। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। चल, इसमें हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे। मैलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के डंक में, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में होता है, और ये आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है। तो ये वाला सर्जरी जो है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है, यानी कि ये सर्जरी किससे संबंधित है, तो पाचन तंत्र से संबंधित है। डैश की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। चलिए, सब क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं देंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। चलिए, धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। तो हमने साइंस क्लास में आपको समझाया था, एक धातु का ऑक्साइड, दूसरा अधातु का ऑक्साइड। तो धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो धातु का पूछा गया आंसर क्या होगा, क्षारीय। तो सही कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो इसको सही कर लेंगे, क्षारीय होगा। लेकिन धातु का पूछे तब आपको आंसर करना था अम्लीय। फिलहाल धातु का पूछा गया है, आंसर होगा क्षारीय। मार्बल कैंसर क्या है। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो मार्बल का क्षरण होता है, जो हानि होता है मार्बल का, वो होता है मार्बल कैंसर। और अम्लीय वर्षा के लिए 2 प्रमुख गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, हमने आपको बता रखा है। यही 2 गैस प्रमुख है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO। ठीक है,
नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये क्या है, हास्य गैस है, यानी कि हंसाने वाली गैस का सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली, याद रखिएगा ऑर्निथोफिली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ से डैश संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो यहाँ पे देखिए हेनरी बैक्वेरेल और इनकी पत्नी का नाम था मैरी क्यूरी। इन दोनों ने मिलकर रेडियोधर्मिता संबंधित खोज के लिए 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाया था। और इनकी पत्नी जो मैडम क्यूरी है, इन्होंने फिर से नोबेल पुरस्कार पाया था 1911 में। और किस क्षेत्र में? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस खोज के लिए? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 के लिए। तो सबसे पहले 30 के लिए आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता। और 1911 में जो इनको पत्नी को रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस खोज के लिए? तो रेडियम की खोज के लिए। रेडियम और पोलोनियम। पोलोनियम आप सभी जानते हैं सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। तो दोनों की खोज के लिए इनकी पत्नी को 1911 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर यहाँ पे रेडियो धर्मिता। एक्सरे की खोज रोंटगन ने किया था। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, याद करने वाला। इसको याद रखिए थैलियम। थैलियम तत्व की खोज किसने किया था? तो विलियम क्रुक्स ने। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था 1897 में, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1906 में। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आपको वोल्ट्रा आंसर नहीं करना क्योंकि ये परमाणु बैटरी है, केवल बैटरी नहीं है। परमाणु बैटरी की खोज किया था हेनरी मोसले ने। तो यहाँ पे मोसेली दिया हुआ है, हेनरी मोसेली। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक, तो पूछे तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। आज का आखिरी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर है टोटल 9। ठीक है, टोटल 9। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। और जो पीछे हमने आपको नोट्स कराया, बिल्कुल उसी तरह से डेली हम आपको क्लास का नोट्स दे रहे हैं। और कोर्स में बहुत सारी चीज़ें और भी है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर जो हमने लिखा है उस पर मैसेज कीजिए और कोर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए।